नमस्कार मित्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीपी एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आइए आप लोग के लिए फिर से एक साइंस का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के मात्र इसमें 20 ऑब्जेक्टिव है। चूँकि ये फर्स्ट पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें कुल मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ध्यान से आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो का दूसरा पार्ट, इसमें और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मात्र 20 क्वेश्चन ही डाल लेते हैं। लेकिन और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जो चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और भी बहुत सारा है। अगले वीडियो में इसको प्रस्तुत करेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग इच्छुक हैं कि और भी इस प्रकार के क्वेश्चन सब जान पाएँ, सीखें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। यानी किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, देखिए तरह तरह के ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है कि वायुमंडल प्रभाव, दूसरा है किंडल प्रभाव। देखिए अजीब अजीब नाम है, टिंडल प्रभाव, और दूसरा लास्ट है आपका क्विंटल प्रभाव। तो शायद आप लोग जानते होइएगा कि वायुमंडल प्रभाव तो होता है, लेकिन किंडल प्रभाव और क्विंटल प्रभाव ये सब अननोन नाम सब हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कौन प्रभाव कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ग, टिंडल प्रभाव। इसमें टिक थोड़ा गलत तरीका से लग गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। टिंडल प्रभाव, ऑप्शन ग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप लोग साइंस में अगर आप चैप्टर बढ़िया से पढ़े होइएगा तो शायद आपको याद होगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में है, 4 तरह के ऑप्शन है, कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, और लास्ट है प्रिज्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रिज्म, क्योंकि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था दूसरा। तीसरा देखिएगा, करा दाढ़ी बनाने में, ये कॉमन क्वेश्चन है ज़्यादातर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये MVVI क्वेश्चन है। आप अपने नोटबुक में इसको आराम से नोट कर सकते हैं, आसानी से नोट कर सकते हैं। और इसको ध्यान में भी रखिएगा कि स्पेक्ट्रम जो है, सॉरी स्पेक्ट्रम बोला गया, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, बोले तो अवतल दर्पण। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ऑप्शन सुनिएगा, साइन आई बट्टे साइन आर, दूसरा है साइन आर बट्टे साइन आई, तीसरा है साइन आई गुने साइन आर, और चौथा है साइन आई प्लस साइन आर। तो ये सब साइन आई गुने साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर तो होगा नहीं, इसी दोनों में से कोई होगा, और दोनों में से कौन होगा? तो साइन आई बट्टे साइन आर, यानी पहला ऑप्शन बोले तो क, साइन आई बट्टे साइन आर, ये क्या आपका सही जवाब है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बट्टे साइन आर होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, आगे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। कह रहा है आगे कि स्पेक्ट्रम में
स्पेक्ट्रम में वही जो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का। तो इसका उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी कौन सा किरण अधिक झुकता है। तो ऑप्शन में है लाल, हरा, पीला और बैंगनी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बैंगनी कलर है, बैंगनी कलर ये इसका झुकाव सबसे अधिक होता है, ये सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग की झुकाव सबसे अधिक होता है, बैंगनी किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा थोड़ा ध्यान देने वाला है, ध्यान से इसको देखिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनिएगा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यानी दर्पण तथा लेंस कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि फोकस दूरियां क्या चीज़ में दिया गया है, माइनस में दिया गया है, यानी -15 सेंटीमीटर है। तो माइनस से इसका मतलब अवतल दर्पण होगा और अवतल लेंस होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी माइनस में होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों अवतल होगा, अवतल लेंस भी होगा और अवतल दर्पण भी होगा। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपका अवतल हो जाएगा, दोनों अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होती है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सदैव, यहाँ पे सदैव और हमेशा दोनों एक साथ लिखा गया, कोई एक होता कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, सीधा प्रतीत होता है। कितनी भी दूरी पर हो अगर आप किसी दर्पण से, तो उसका प्रतिबिंब, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होगा। तो वो दर्पण कौन सा होगा, किस दर्पण के सामने अगर हम कितनी भी दूरी पर हैं तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन करा केवल समतल, समतल में तो होता ही है। उसके बाद देखिए केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समतल और उत्तल दोनों में क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो केवल समतल और उत्तल नहीं, बल्कि या तो समतल होगा अथवा उत्तल। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण के माध्यम से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है। ऑप्शन है क समतल से, नहीं भाई नहीं, समतल से तो छोटा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि समतल में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल से तो हाँ, उत्तल से हो सकता है, अवतल से, अवतल में भी ऐसा नहीं होता, अवतल में छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, वस्तु के समान आकार का भी बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कि उत्तल से। उत्तल में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, छोटा। आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देखिएगा, और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है -4 डायोप्टर, ये लेंस की क्षमता है, डायोप्टर जिसको पढ़ते हैं। तो -4 डायोप्टर क्षमता वाले, -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इसका जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप कहिएगा 25 सेंटीमीटर कैसे हो गया, तो इसका सल्यूशन करना होगा आपको। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लेंस की क्षमता D, तो D बराबर आपको एक फार्मूला होता है, D बराबर 1/f, D बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो हमको f निकालना है, यानी फोकस दूरी क्या होगी सो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/d, इस प्रकार से। तो 1/d बोले तो f जो निकालना है हमको, और 1/d दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। माइनस हम नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि दूरी जो है माइनस में नहीं होती है। तो 1/4 यानी कि ये हो गया आपका कितना,
1/4 कितना हो गया 2.5 हो गया, कितना हो गया 5। लेकिन जो ये फार्मूला है इसमें एफ मीटर में होता है, किस में होता है मीटर में, लेकिन हमको इस ऑप्शन दिया गया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया गया तो अब क्या किया जाए, तो सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया गया तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे के बदले में यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी कितना 25 सेंटीमीटर। ये फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या है, D बराबर 1/f, जिसमें f मीटर में होता है, किस में होता है मीटर में, हाँ मीटर में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10वां क्वेश्चन है जो करा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए दोस्तों ये छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा है और ये लगभग बच्चे जानते होइएगा, लेकिन जो कहते हैं ना कहावत है कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, तो वही है। ये छोटा देखने में लगता है लेकिन ये ज़्यादातर खासकर छोटा छोटा क्वेश्चन ही होता है जो एग्जाम सब में मूव करता रहता है। ठीक है, तो इसको छोटा मत समझिएगा। करा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो 2 नियम होता है, ध्यान से टिक आउट कर लेना इसको। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निर्गत किरण, निर्गत का अर्थ क्या होता है पता है आपको, निर्गत यानी कि निकलने वाली किरण। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत किरण क्या बोले अभी, निकलने वाली। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, ये है आपका समतल दर्पण। ठीक है, और ये मान लीजिए कोई किरण आती है तो इस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और निकलने वाली किरण यानी यहाँ से जो निकल जाएगी इसी को कहते हैं निर्गत किरण, इसको क्या कहते हैं निर्गत किरण। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, यानी बीच में मान लीजिए ये अभिलंब है, ये मान लीजिए अभिलंब है, तो निर्गत किरण यानी कि ये वाला किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को क्या कहा जाता है, तो इस कोण को कहा जाता है आपका, इस कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण। कौन कौन, परावर्तन कोण। तो याद रखिएगा इसको परावर्तित किरण कहते हैं, इसको आपतित किरण है। तो आपतित यानी कि आने वाला और परावर्तित यानी कि जाने वाला, निकलने वाला। तो परावर्तित किरण का ही नाम है कौन किरण, तो निर्गत किरण। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा निर्गत किरण, नहीं सॉरी परावर्तन कोण। कौन कौन, परावर्तन कोण। अभी हमें कहिएगा निर्गत कोण भी ऑप्शन में, निर्गत कोई कोण नहीं होता है। ठीक है, 2 ही कोण होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, निर्गत किरण कहा जाता है परावर्तित किरण को। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, जब प्रकाश की हवाएं प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है, कैसे मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो ऑप्शन में क्या है, अभिलंब से दूर हो जाती है, या अभिलंब से निकट हो जाती है, अभिलंब के समांतर में रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, वो निकट आ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, करा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जानते होइएगा वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण कराया जाता है वो किस उपकरण से संभव है, तो ये भी जो संभव है वर्ण विक्षेपण जिसके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, तो ये प्रिज्म से संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके माध्यम से संभव हो पाता है, प्रिज्म के माध्यम से। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। एक क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले किए थे, क्वेश्चन था आपको शायद देखे हुएगा, याद भी होगा। अभी तुरंत कुछ देर पहले क्या किए थे कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। कुछ देर पहले भी किए थे, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है,
तो उसका आंसर था बैगनी। लेकिन यहाँ पे दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अधिकतम होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लाल। क्या हो जाएगा? लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लोवेस्ट होता है, यानी सबसे कम होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में, साइड यानी वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का या प्रिज्म का? तो बता दें आपको कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण यानी ऑप्शन नंबर ख, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त होता है और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, इसलिए इसका प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 करा इंद्रधनुष, जो कि आप देख रहे हैं इंद्रधनुष बना भी है। इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है, यानी इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? तो आपको बता दें कि इंद्रधनुष जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण संभव हो पाता है। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। वर्ण विक्षेपण पर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर इंद्रधनुष का बनना संभव हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर। देखिए दोस्तों, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये फार्मूला बेस है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी आप क्षमता पूछ रहा है, फोकस दूरी दिया है लेकिन क्षमता पूछ रहा है। इससे पहले आपको कि क्षमता दिया था और फोकस दूरी पूछ रहा था, लेकिन अब क्या है कि फोकस दूरी दिया है, फोकसांतर जिसको कहते हैं, और क्षमता पूछ रहा है, यानी हमको डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। तो अभी बताएं कि डी बराबर फार्मूला क्या होता है। एक मिनट रुकिए, अभी बताएं कि डी बराबर फार्मूला क्या होता है। डी बराबर फार्मूला होता है 1/f। डी बराबर क्या होता है? 1/f, जहाँ की एफ मीटर में होता है। किस चीज़ में होता है? मीटर में। लेकिन यहाँ पे तो क्या कहते हैं कि एफ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 1 0 से गया 1 0, उसके बाद क्या हो गया? 5 से भाग दिए 5 में भाग दिए 10 से, तो ये हो गया आपका 0.5 मीटर। हो गया 0.5 मीटर। अब यहाँ पे 1 अब बट्टा में एफ की जगह पर रख देंगे 0.5 मीटर। अब इसको अगर डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1 0 और यहाँ 5 से गया 10, 2 मरतबे, यानी कि 2 प्लस में भी है, 2 डायोप्टर लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसके आगे कोई चीज़ नहीं, यानी कि प्लस है, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग, यानी कि +2 डायोप्टर। आई होप इस फार्मूला नज़र आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो ये बोले ना अभी कुछ देर पहले कि ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कॉपी में कि डी बराबर होता है आपका 1/f और f बराबर होता है 1/d, जहाँ f क्या चीज़ में होता है? मीटर में होता है। मीटर में, याद रखिएगा, मीटर में। एफ जो होता है मीटर में होता है, इस दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 जो बोल रहा है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु के बराबर भी रहता है और सीधा प्रतिबिंब रहता है। तो दर्पण होगा, यानी दर्पण कौन सा होगा? किस दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी अगर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब बराबर भी होगा और सीधा भी होगा, वैसा कौन सा दर्पण है? तो ऑप्शन में है उत्तल में देखिए सीधा तो बनता है लेकिन बराबर नहीं बन पाता है। अवतल, इसका तो कोई ठुआ ठेकान नहीं है, इसमें तो बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। और समतल, हाँ समतल हो सकता है, लेकिन घ में है समतल तथा उत्तल। अभी बोले उत्तल में तो होता नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा आपका समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है
जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे कहीं पर भी रखने पर सीधा भी प्राप्त होता है और समान आकार का भी प्राप्त होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में करा, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या r है, तो इसमें कौन सा फार्मूला सही है? आप लोग जानते होइएगा। करा है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है, इसमें कौन सा फार्मूला सही है? f बराबर r/2 या f बराबर 2r या f बराबर 3r/2 या फिर f बराबर 00। तो ये तो 00 वाला फ्लॉप है। सीधे देखेंगे f बराबर r/2 को और f बराबर 2/r को, ये दोनों तो गलत है। तो f बराबर r/2 यानी ये जो फोकस दूरी है ये r यानी कि वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ये वाला सत्य है। और एक सत्य और क्या होता है कि r बराबर होता है 2f, न कि f बराबर 2r। f बराबर 2r नहीं होता है, r बराबर 2f होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया, इस दोनों ऑप्शन में से अगर कोई रहता है तो उसको सही कर सकते थे, लेकिन इस दोनों में से कौन है? ऊपर वाला है, यानी कि f बराबर r/2। r बराबर 2f नहीं है, f बराबर 2r है। तो ख वाला गलत है और क वाला सही है, यानी कि सॉरी एक मिनट रुकिए, क वाला सही, f बराबर 2r। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी समझने वाली है। कह रहा है कि समतल दर्पण mn, समतल दर्पण जो है mn पे है, mn है, यानी कि mn जो लिखा हुआ है वो कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। ये mn क्या है? समतल दर्पण है। और ये जो किरण है AB, ये है आपतित किरण, एक आपतित किरण है AB एक आपतित किरण है। आपतन कोण का मान, ये जो मान दिख रहा है आपको, ये 40 डिग्री है। तो आपतन कोण का मान होगा, सॉरी आपतन कोण ये नहीं है, आपतन कोण ये कैसे हो गया? आपतन कोण हो जाएगा आपका, एक मिनट, आपतन कोण जो हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये तो अभिलंब हुआ, ये अभिलंब हुआ, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये अभिलंब हुआ तो ये हो जाएगा आपका कौन किरण? परावर्तित किरण। ये आपतित किरण या परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण हुआ, ये आपतित किरण हुआ, ये वाला आपतित किरण हुआ, ये वाला हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। तो पूछ रहा है क्या कि एक समतल दर्पण है जिस पर AB एक प्रकाश, आपतित प्रकाश किरण लाल वाला जो रेड वाला है, और आपतन कोण का मान क्या होगा? यानी ये कोण का मान पूछ रहा है, ये कोण, ये कोई कोण नहीं है, यानी कहने का मतलब इसके अंदर का कोई कोण नहीं है। तो ये है आपका 40। और आप जानते हैं कि ये अभिलंब, ये बोले अभिलंब, और ये वाला रेखा, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता होगा, है ना, क्योंकि ये लंब है, ये एक तरह से लंब है, अभिलंब जिसको कहते हैं, ये लंब है। और यहाँ पे ये बन रहा है जो कोण, ये 40 डिग्री का बन रहा है। तो इधर 40, तो 90 डिग्री में बचा क्या? 50। तो 50 40 को जोड़ेंगे तब 90 होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कोण क्या हो जाएगा आपका? 50 डिग्री। 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री, ठीक है। ये था आज का टॉपिक। कुल मिला के 20 क्वेश्चन को हम लोग देखें। उम्मीद करते हैं कि 20 में से प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो। आई होप अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने दोस्तों के साथ, जिस सबका एग्ज़ाम आने वाला है मैट्रिक का, सबका भलाई हो जाए, जिससे सबके साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट हम तुरंत लाने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस चैप्टर का दूसरा पार्ट लाया जाए। उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है उसको लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।